रोनिया का भी मैं स्वागत करता हूँ और प्रोग्राम के संचालन के लिए प्रखर को इनवाइट करता हूँ कि आए और कार्यक्रम को विधिवत चलाने की वो करें। आइए प्रखर। आए हुए सभी व्यक्तियों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि कानपुर इतिहास समिति से विशंबर लाल त्रिपाठी जी मौजूद है, टंडन जी मौजूद है, और मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे युवा साथियों में जो है अंशुल अवस्थी, अंकित जी, जनवादी लेखक संघ से जुड़ी हुई खुशी मौजूद है। और इस कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार महेश शर्मा जी की भी मौजूदगी है, जो कि इंडिया टुडे के लिए भी लिखते रहे, तमाम स्थानीय अखबारों में संपादक के पद पर रहे। और यहाँ पर एक और शख्स मौजूद है जिनकी सामाजिक सक्रियता बहुत अधिक है, वालेंद्र कटियार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और इस कार्यक्रम में जो कि जनवादी लेखक संघ के बैनर तले ये कार्यक्रम हो रहा है, तो मुझे आप लोगों को ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जनवादी लेखक संघ के संरक्षक रहे जयप्रकाश जायसवाल जी की पुत्री हमारे साथ ऋचा जायसवाल जी भी मौजूद हैं, और उनकी पुत्र वधू गुंजन जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। और इसी के साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जनवादी लेखक संघ लेखकों का वो समूह है जो तमाम मुद्दों पर लिखता है, विचार रखता है। और ये वर्ष जो कि काकोरी का शताब्दी वर्ष है, 100 साल पहले काकोरी की ऐसी दास्तान लखनऊ के पास घटित हुई जिसने अंग्रेजी हुकूमत को हिला दिया। काकोरी षड्यंत्र केस में कानपुर के ही एक बड़े क्रांतिकारी रहे सुरेश चंद्र भट्टाचार्य जी, जिनकी शिरकत थी। सुरेश चंद्र भट्टाचार्य जी आपके और हमारे इसी शहर कानपुर के थे, और काकोरी केस में जो उनकी भूमिका थी उसके तहत उनको 10 साल की सजा भी हुई। वो कानपुर के ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भगत सिंह को पनाह दी जब भगत सिंह कानपुर आए, प्रताप प्रेस में काम किया। और सुरेश चंद्र भट्टाचार्य स्वयं ही प्रताप प्रेस में संपादक भी रहे, प्रताप अखबार। तो ऐसे उस शहर में जनवादी लेखक संघ की ये कोशिश थी कि हम काकोरी के जब शताब्दी वर्ष अपने अंतिम चरण में है, नवंबर का ये महीना है, तो क्यों ना कानपुर इतिहास समिति के लोगों से, प्रोफेसर से जो एकेडमिक नॉलेज रखते हैं, एक तथ्यात्मक वार्ता हो जिससे लेखक संघ के उद्देश्यों को भी दिशा मिल सके। तो इसी कड़ी में ये कार्यक्रम इस उद्देश्य से आज रखा गया। तमाम अतिथि यहाँ मौजूद हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि स्वागत की परंपरा को गति देते हुए जनवादी लेखक संघ में ही हमारे बीच एक ऐसे सदस्य मौजूद हैं जो कि स्वयं क्रांतिकारी परिवार से आते हैं। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद के साथियों में से एक रहे डॉक्टर गया प्रसाद, जो कि काकोरी षड्यंत्र केस में, लेकिन काला पानी की सजा जिन्होंने देखी, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को जिस केस में फांसी हुई उस केस में उन्हें सजा हुई। उनके पुत्र क्रांति कटियार जी हमारे बीच मौजूद हैं, जो कि खुद ही हमारे परिवार का हिस्सा है। तो मैं चाहूंगा कि वो आए और आए हुए अतिथियों का स्वागत करें, उनके बारे में बताएं, और साथ ही जो संस्मरण उन्होंने सुने अपने पिताजी से क्रांतिकारी गतिविधियों के संबंध में, कानपुर के संबंध में, वो भी साझा करें। यहाँ सभी आए हुए अतिथियों और हमारे सम्मानित अतिथियों का स्वागत, सम्मान है। ये महत्वपूर्ण विषय पर काकोरी षड्यंत्र जो हिंदुस्तान की आज़ादी के आंदोलन का एक महत्वपूर्ण घटना है, जिसके राज्य में कभी सूर्य अस्त नहीं होता था, ऐसी ब्रिटिश हुकूमत के चूल्हे हिला दी थी। उस अवसर पर हम चर्चा करने के लिए यहाँ पर हैं, और यहाँ पर सभी विद्वत्जन हैं जिन्होंने इतिहास को पढ़ा है, थोड़ा सा समझा भी है। ये काकोरी जो ट्रेन घटना है, ये क्रांतिकारी आंदोलन का एक ऐसा मील का अध्याय है जिसने कि ब्रिटिश सरकार को चौंका दिया था। इससे पूर्व इतनी बड़ी घटना नहीं हुई थी और इसने पूरे भारत के ऊपर प्रभाव डाला था। तो काकोरी ट्रेन जो गति हुई थी, और इसकी सरकार ने बहुत ज़्यादा धरपकड़ और बहुत सारे अपने CID और बहुत सारी फोर्स लगा दी थी। यहाँ तक कि मामूली करीब 8,000 रुपये के करीब ट्रेन की डकैती हुई थी, जिसमें और उन्होंने इस मुकदमे में, आप आश्चर्य करेंगे कि कई गुना ज़्यादा, करीब 10 लाख रुपए इस मुकदमे पर व्यय किए, और लगभग 43 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया। मुकदमा चला, करीब 1.5 साल मुकदमा चला, और इसमें 21 लोगों को करीब सजाएं हुई, जिसमें 4 लोगों को फांसी की सजा हुई, 17 लोगों को और अन्य केस में सजा हुआ। तो ये जो काकोरी हम मुकदमा देखते हैं, तो ये बहुत ही एक टेक्निकल और बहुत ज़्यादा उसमें ध्यान देने वाली बात है कि इस मुकदमे ने
एक पूरा मुकदमा भी सप्लीमेंट्री मुकदमा तक चलाया गया जब सचिवनाथ बख्शी और अशफाकुल्ला खान भी पकड़े गए इसमें। तो इसमें अंग्रेज सरकार इसलिए चौकन्ना हो गई थी क्योंकि क्रांतिकारी आंदोलन अपने पूरे परवान पर चढ़ा था और इस काकोरी आंदोलन में और नए आंदोलन को बाद में जन्म दिया लाहौर षड्यंत्र जो भगत सिंह वाला था। इस ग्रुप के लोगों ने यहाँ तक कि भगत सिंह ने बाद में काकोरी के बाद काकोरी के वीरों की जीवनियाँ लिखी और इनके कई सदस्य ऐसे थे भगत सिंह वाले ग्रुप के जो काकोरी के मुकदमे को उन्होंने देखा, समझा, जाना अखबार के माध्यम से। और इसके बाद जो HRA के जिसके नेतृत्व में ये गठित वो पार्टी गठित हुई थी, जिसके नेतृत्व में HRA हुआ था, इसके बाद इन्होंने उसको समझा, जाना और उसके बाद इन्होंने उसको उसकी टेक्निकलिटी समझी और देश के उस समय के वर्तमान राजनीतिक हालातों को समझा और HSRA का गठन किया, जो कि HSRA भगत सिंह का केस कहलाता है। तो इसमें वही फिर अंग्रेजों ने जैसे काबूली में किया था, वही HSRA में इन्होंने और ज़्यादा अपनी साइंटिफिक व्यू जैसे अभियुक्तों को पकड़ा जाता है तो इन्होंने कई वैज्ञानिक परीक्षण करके किए। जैसे कि मेरे पिताजी HSRA में नाखून तक नोचे गए थे, उसमें निकाले गए थे कि शायद पिक्रिक एसिड हो जाए। उसमें लेटेस्ट जो वैज्ञानिक आप लोग देखते हैं ना DNA वगैरह इस तरह की फिंगरप्रिंट्स वगैरह इनका का इस्तेमाल किया था, क्योंकि काकोरी केस में उन्होंने बहुत दमन किया था और उसकी बहुत प्रतिकूल मतलब ब्रिटिश सरकार के लिए हुआ था, इसलिए उन्होंने नई वैज्ञानिक विधियों को भी अपनाया। तो क्योंकि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये काकोरी केस से ही रिलेटेड भगत सिंह का केस है। हमारे पिताजी क्योंकि भगत सिंह के केस में थे, लाहौर षड्यंत्र केस में उनको उम्र कैद काला पानी हुआ था। इन्होंने खुद जाकर काकोरी केस को चुपचाप जाके वहाँ देखा था लखनऊ में, उसको समझा, अखबारों को पढ़ा था ताकि हम उसमें जान जाए कि मुकदमे की पेचीदगियाँ क्या होती हैं, सरकार किस तरह से दमन करती है। उस समय जब गांधी जी ने 1921 का आंदोलन वापस ले लिया था तो बहुत सारे क्रांतिकारी जो थे तो गांधी जी से इस मामले में असहमत थे तो उन्होंने क्रांति का रास्ता अख्तियार किया कि इससे हमें आज़ादी नहीं मिल पाएगी। बार बार आंदोलन वापस होगा, एक टाइम में पहुंच गया था, उनको लगता है मिली मिलाई आज़ादी हमारे हाथ से निकल गया। तो इन जो लाहौर षड्यंत्र केस के जो अभियुक्त थे उन्होंने उस मुकदमे की पेचीदगियाँ, उस समय तत्कालीन प्रभाव, उन चीज़ों को समझा था और ये इसके बाद भगत सिंह ने वही रूप अपनाया था HRA को, फिर इसके बाद HSRA में कन्वर्ट किया, फिर इसके बाद सेंट्रल कमेटी बनाई, मोर डेमोक्रेटिक बनाई और ये सब प्रेरित भीड़ थी इसलिए। और इसके बाद हमारा आंदोलन बहुत तगड़ा चला और इसके बाद आगे की कार्रवाइयाँ हुई। तो काकोरी का मुकदमा, काकोरी केस एक महत्वपूर्ण अध्याय है। अगर हम क्रांतिकारी आंदोलन को जानना समझना चाहते हैं या हमारा गुरु का पता, इसके अलावा हम क्रांतिकारी आंदोलन को निकटतम से नहीं समझ सकते। और हमारे साथ आए हुए अनूप शुक्ला जी सबसे बड़े हम कानून के कोई इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं, इनसे ज़्यादा आप कभी भी आप इनको चलते चलते पूछ लीजिए, उनको तारीख और सन के साथ नाम वगैरह सब याद रखते हैं। मैं अक्सर पूछता रहता हूँ, हमारी डॉक्टर सुनील शुक्ला जी ने हमारे क्षेत्र के राम साहब डिग्री कॉलेज में इतिहास विभाग की है और काफ़ी ज्ञान की पूरी तैयारी के साथ आती। मैंने इनको कई बार सुना है। महेश शर्मा जी हैं, हमसे वरिष्ठ पत्रकार हैं, पत्रकारों को बहुत ज्ञान होता है, लेकिन इतिहास में बहुत रुचि रखते हैं। और हमारे साथ जी हैं और बिल्कुल हमारे जवाहर कॉलेज में ही है तो बहुत कुछ रखते हैं और ये भी बड़ी दिलचस्पी रखते हैं। और हमारे जो साथ में बैठे हुए सभी लोग प्राइवेट टेस्टेज रखते हैं और हमारे जो वक्ताओं को आप सुनेंगे तो वास्तव में आपको महसूस होगा कि इस चीज़ को कौन से तरीके से, कई बार हमारा ध्यान नहीं जाता मगर इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना होती है और उसकी बारीकियों पर नजर नहीं जाती है। तो मैं आपके आए हुए सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। कार्यक्रम को गति देते हुए हम हमारे बीच मौजूद जो वक्ता हैं उनमें प्रमुख वक्ता जो मौजूद हैं उनको आमंत्रित करते हैं। आज के अतिथि ऐसे हैं जो पहले वक्ता के रूप में हैं, इनको सुन करके लोगों ने लिखना सीखा और उसमें से मैं भी हूँ। और आपके चश्मे में अलग अलग नंबरों का लेंस होता है, इनके चश्मे में तो नहीं, इनकी आंखों की पुतली में शायद एक ऐसा लेंस है जो हमेशा कानपुर को ढूंढता है। जैसा कि कहा एनसाइक्लोपीडिया कहे जाते हैं कानपुर के इतिहास के महासचिव अनूप शुक्ल जी आप हैं।
धन्यवाद प्रखर। कृशं सुंदरम हयस्तिशेषम विवस्त्रम निरीहं जगत्पूज्यमान्यं वदान्यं परब्रह्म रूपम दयातीर्थभूतम भजे भास्करानंदम। आज हम लोग काकोरी ट्रेन एक्शन के शताब्दी वर्ष के उद्यापन समारोह में, क्योंकि अब लगभग 9 वर्ष के बाद समापन घोषित हो गया है। हम लोग उद्यापन होता है, उद्यापन तो एक देश शब्द होता है, कारण तो समापन है। तो कारण पर्व पर जनवरी लेकर ने आयोजन रखा, अच्छा लगा। इतिहास समिति, चूंकि कानपुर इतिहास समिति जो के कार्य हैं वो स्थानीय स्तर के होते हैं। काकोरी षड्यंत्र केस, काकोरी ट्रेन एक्शन जो है, इसका बीज शाहजहांपुर से पड़ता है। राम प्रसाद विष्णु के नेतृत्व में युवा लोगों का ग्रुप, और कोई भी एक्शन क्रांतिकारियों के जो होते हैं उनके 2 कारण, वो कारण होते हैं हथियारों, सशस्त्र क्रांति के लिए हथियारों की व्यवस्था करना, और हथियारों के साथ रहने, उठने, बैठने और जो किराए के मकानों की व्यवस्था करने, इनके लिए होता है। काकोरी ट्रेन एक्शन भी इसी योजना से बना कि जो ट्रेन में राजकीय कोष जो गवर्नमेंट ट्रेजरी से जाता था, वो ज्यादातर गार्ड रूम में, गार्ड का जो जिसमें पीछे होता है उसी के केबिन में रख दिया जाता है, एक लोहे की तिजोरी, और उसे गार्ड जिस स्टेशन पर होता था उसके सुपुर्दगी कर देता था। इसको रेकी कर लिया गया था, और उसी के तहत काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ। यद्यप इसमें कोई यात्री हताहत नहीं हुए थे, एक यात्री हताहत हुआ, और उसके कारण है उसकी हत्या हो जाने के, क्योंकि वो हर कूपे में जा करके देखा सुना करता था घटनाओं का। और इस पर कानपुर इतिहास समिति ने अगस्त में एक काकोरी डकैती शीर्षक एक उपन्यास का अनुवाद प्रकाशित किया, जो 100 साल पुराना है। वो भी घटना वर्ष में 25 की घटना है, 26 में वो प्रकाशित हो गया था उपन्यास। उसका शीर्षक था काकोरी डकैती। काकोरी डकैती हसरत लखनवी का उपन्यास है। हसरत लखनवी साहब ने, अच्छा, मैं उस उपन्यास को संकलित यूं कर लिया कि हसरत मोहानी साहब का होगा, हसरत सरनेम से, मतलब जो उपनाम था, जो अदबी नाम था उससे, ये तो बाद में वो हसरत लखनवी निकले, तो अब उसका उपयोग होना ही था। प्रखर श्रीवास्तव हमारे पास आए, उसकी चर्चा हुई, प्रखर ने कहा से तो काकोरी शताब्दी वर्ष चल रहा है, इसमें हम उसको हमें दे दे PDF में, हम उसको अनुवाद कराएंगे, और अनुवाद उन्होंने प्रकाशित कराया। तो ये इसके लिए काकोरी डकैती के प्रस्तोता प्रखर श्रीवास्तव भी धन्यवाद के पात्र हैं, हम तो केवल लाने वाले थे। काकोरी षड्यंत्र जो न्यू शाहजहांपुर से बीच पड़ा, उसके तहत मैं संक्षिप्त चूंकि बीज वक्तव्य दे रहा हूँ, उसमें इतिहास के रूप में डॉक्टर सुमन और डॉक्टर जितेंद्र अपने वक्तव्य में देंगे। मैं थोड़ा सा कानपुर के परिप्रेक्ष्य की बातें उसमें बताऊंगा। ये आलमनगर से लखनऊ के बीच, आलमनगर से काकोरी के बीच जब ट्रेन चल रही थी, काकोरी पहुंचने से पूर्व ही घटना हो जाती है। नजदीकी स्टेशन काकोरी होने के कारण वो काकोरी षड्यंत्र, आलमनगर से गाड़ी छूटी, उसके बाद काकोरी ट्रेन एक्शन में जो लूटा गया था, और वो उसके बाद जब जिन्होंने इस पर गाड़ी पर अटैक किया था, आक्रमण किया था, जिन्होंने इस रॉबरी को किया, तो उनकी पूरा इतना बड़ा वो हो गई घटना कि सब लोग ढूंढे जाने लगे। मुझे लग रहा लगभग 15 जिलों से 43 लोग, 15-16 जिलों से 43 लोगों की गिरफ्तारियां। रोचक बात है कि 4 गिरफ्तारियां कानपुर से, 4 गिरफ्तारियों में प्रताप के संपादक सुरेश भट्टाचार्य,
गोपी मोहन तिवारी, राम दुलारे त्रिवेदी, राजकुमार सिन्हा। इसमें एक गिरफ्तारी कानपुर के ही पर्सन की उसके पैतृक गांव से हुई, वो है वीरभद्र तिवारी। ये वही वीरभद्र हैं जो आजाद केस में चंद्रशेखर आजाद की शहादत में मुखबिरी का सिद्ध हुई, आरोप क्या लगता है लगभग सिद्ध हो गई है अब तक के साक्ष्यों से। वो तनख्वाह मुखबिर थे। अभी एक नया उसमें आया कि कानपुर म्युनिसिपल बोर्ड उनको एक टेक्निकल पद का वेतन देता है, ये उसकी रिपोर्ट में बाय नेम है लिखित दिया गया है। और उसमें एक सत्याग्रही का भी नाम नहीं दिया गया, लेकिन ये कहा गया कांग्रेसी आंदोलन के भी एक अगुवा को भी दिया है, लेकिन उसमें उसका नाम नहीं दिया गया, लेकिन वीरभद्र का नाम दिया गया। तो इसे हमारे शब्दों में होता तनख्वाही और पैसा भी ले वो अलग है। वीरभद्र तिवारी कांग्रेस के आंदोलन और क्रांतिकारियों के आंदोलन में समानांतर दिखते हैं, दोनों आंदोलनों में समान दिखते हैं, आजाद के साथ भी दिखते हैं। हमने अभी कांग्रेस की प्रोसीडिंग रजिस्टर में देखे, ओरिजिनल स्क्रिप्ट में उसमें भी दिख रहे हैं, कांग्रेस की मीटिंगों में दिख रहे हैं। इससे लगता है कि जो भी है गोपी मोहन, इसमें गोपी मोहन तिवारी भी दगा दे गए पकड़ने के बाद, वो भी सरकारी गवाह बन गए। तो जो 3 लोगों पर कानपुर के दोषित हुआ, सुरेश भट्टाचार्य, राम दुलारे त्रिवेदी और राजकुमार सिन्हा। राजकुमार सिन्हा और भट्टाचार्य जी को 10 साल की शायद सजा हुई और राम दुलारे त्रिवेदी को 5 साल की। चूंकि ब्रिटिश सरकार ने इनके साथ एक और नाइंसाफी फिर की, जब ये सजा दे दी गई 27 में, उसके बाद इनको कैदी के ही रूप में रखा। तो इसका विरोध नहीं हुआ। जाते ही जेल में जो कैदियों की ड्रेस दी गई, वर्दी दी गई, तो सबसे पहले सभी का जो लगभग काकोरी केस के सजा संभवतः 21 लोगों को सजाएं मिली, 43 पकड़े गए, उनमें से 21 को सजाए। तो जो 21 को सजाएं मिली, लगभग हर जेल में विरोध हुआ। जैसे सुरेश चंद्र जी मुझे लगा आगरा जेल में थे, और राजकुमार सिन्हा बरेली जेल में, और राम दुलारे त्रिवेदी फतेहगढ़ जेल में। मुझे लगता है राम दुलारे त्रिवेदी 41 दिन की भूख हड़ताल है। ऐसे ही किसी की 38 दिन की है राजकुमार सिन्हा की, सुरेश भट्टाचार्य की सर 20-25 दिन की है। तो ऐसे भूख हड़ताल, उन लोगों का एक भूख हड़ताल का कारण था कि हमको राजनीतिक कैदियों की तरीके से, राजनीतिक बंदियों की तरीके से रखा जाए। हम मतलब कैदियों की वेशभूषा में नहीं दिखे, जैसे राजनीतिक कैदी जो कांग्रेस के आंदोलन के आए हैं, जो आ रहे हैं, तो उनको जैसे सामान्य वेशभूषा में रखे जाते हैं और उनको जो सुविधाएं होती हैं पढ़ने लिखने आदि की, तो वो दी जाए। तो इसके लिए हुआ संघर्ष। तो कानपुर के इन 3 लोगों का बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा। सुरेश चंद्र जी बनारस से जब आए कानपुर, तो सबसे पहले जब मतलब बनारस में बंगाली स्कूल के स्टूडेंट, तभी से वो आंदोलनों में गतिविधियों में भाग लेने लगे। जब कानपुर आए तो सबसे पहले प्रताप प्रेस से सन्नद्ध हुए, कभी वैतनिक इसी रूप में काम करते रहे। जितने क्रांतिकारी आते तो सबसे पहले आमद सुरेश भट्टाचार्य के पास हो, चाहे भगत सिंह हो या कोई भी हो। उसके बाद वो जोड़ते थे प्रताप प्रेस, क्योंकि वो सुरेश भट्टाचार्य क्रांतिकारियों और प्रताप प्रेस के मध्य के सेतु थे। भट्टाचार्य ऐसे उनके कार्य। राम दुलारे त्रिवेदी, अच्छा उसमें सभी 20, 25, 28 साल के ही उम्र के सभी युवक थे। तो क्रांतिकारियों में ये 3 लोगों का जो मुख्य रोल था, इनमें बाद में सुरेश भट्टाचार्य यहीं रहे, प्रताप का दैनिक प्रताप का संपादन बाद के दिनों तक करते रहे। उसके बाद राजकुमार सिन्हा यहीं पर रहे, वो तो उनके भाई विजय कुमार सिन्हा भी क्रांतिकारी थे। राजकुमार जी की शादी में सुभाष बाबू कलकत्ता में शरीक हुए थे, और वो बड़ा अच्छे कवि भी थे।
उनकी माँ शारदा देवी, पूरा परिवार कुंबा क्रांतिकारियों के लिए था, मार्कंडेय बाबू का। तो इसलिए, और उसके बाद वो कांग्रेस की राजनीति में रहे, चुनाव भी लड़ा, मुद्दों पर भी नहीं। और राम दुलारे त्रिवेदी बाद में कांग्रेसी आंदोलनों में रहे, 7 बार वो भी जेल, पहली जेल यात्रा काकोरी से जो शुरू की वो भी 7 बार तक गए। और बाद में वो पत्रकारिता में आए और उनका एक टंकार अखबार उन्होंने निकाला, और उस टंकार पत्र के कारण ही जो अशोकनगर में पत्रकार लेन बनी, तो जागरण वालों के से तीसरा मकान उनको मिला। बीच में मिला बालमुकुंद गुप्त को, जो धूप छाया पत्रिका निकालते थे, क्राइस्ट प्रोड्यूसर थे और हिंदी में। और उसके बाद इनका टंकार का, उसके बाद ही पांडे बंधुओं का मकान सुरेंद्र पांडे जी का, तो उस पत्रकार लेन में रहे। और टंकार के माध्यम से उन्होंने काकोरी पर सबसे अपनी संस्मरणों पर एक किताब लिखी, काकोरी के दिल जले। तो इस ढंग की भावभूमि कानपुर की रही। इसमें आज प्रताप का स्थापना दिवस भी है, 9 नवंबर 1913 को प्रताप का आगाज हुआ। तो मैं एक बात और बताऊं कि गणेश शंकर विद्यार्थी का काकोरी केस में बड़ा अहम रोल था। अहम रोल यूं था कि काकोरी ट्रेन एक्शन में वो जो लोग जुड़े थे वो तो उनसे जुड़े ही थे। जब उसका ट्रायल चल रहा था तो उस ट्रायल में बहुत पैरवी हुई। आज ही मैं अभी गाड़ी में रखी है, यदि आपको समय अधिक होगा तो मैं वो संपादकीय उनकी भी पकड़ी, अक्टूबर में उन्होंने एक लिखा है, सुरेश चंद्र भट्टाचार्य के जाने पर, जेल जाने पर एक संपादकीय नोट। तो चूंकि वो विस्तृत है, बाद में समय होगा तो पढ़ दिया जाएगा व्याख्यान में। तो उन्होंने एक टिप्पणी भी लिखी और उस समय के तिथियों पर, और उन्होंने इसके लिए एक कांग्रेस में भी एक पैनल बनाया कि एक कमेटी बनाई जाए जो काकोरी केस के लोगों का, उसमें पंत जी से लेके मतलब मोतीलाल नेहरू, बहुत सारे 2-4-6 लोग और लोग हैं, वो मोहनलाल या कौन कौन नाम आते हैं उनमें से, वो मतलब उस कमेटी का गठन का लगभग ड्राफ्ट इन्होंने दिया था उस कांग्रेस पार्टी को या उस मतलब पैरोकारों को। तो उसमें बड़ा रोल था, और वो पत्र के माध्यम से भी विद्यार्थी ने काकोरी केस की वो की हिमायत की। तो इस प्रकार काकोरी का कानपुर से संदर्भ है। गोपी मोहन जी बाद में इतने भूमि, चूंकि सरकारी गवाह हो गए तो आज तक लापता हो गए, वीरभद्र तिवारी जिंदगी भर अपना स्पष्टीकरण देते हैं। तो 5 बंदियों में से हमारे यहाँ के 3 ही नायकत्व प्राप्त करते हैं और 2 ने नायकत्व जिनको नहीं मिला तो उनको उनके कारण है। तो ये कानपुर की पृष्ठभूमि है, क्योंकि ऐतिहासिक घटनाक्रम पर प्रकाश डालने के लिए हमारे 2 विशेषज्ञ हैं और वो इस घटना पर पूरा प्रकाश डालेंगे। ठीक है, प्रखर के अन्य वक्ताओं के जानकारी दी आपने। कानपुर के जो 4 गिरफ्तारियां, कानपुर में जो प्रमुख 4 गिरफ्तारियां हुई उसके संदर्भ में आपने बताया। उसके साथ ही विशेष बात जो आपने राजनीतिक कैदियों की और भूख हड़ताल जो जेल में हुई उसके संदर्भ में भी बताया। और एक विशेष बात जो लोगों को नहीं मालूम थी, गणेश शंकर विद्यार्थी की जो कोशिश थी काकोरी को लेकर, उस विषय में भी आपने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया आपके उद्बोधन के लिए। और काकोरी के क्रांतिकारी सुरेश चंद्र भट्टाचार्य जी का जिक्र मैंने भी किया, आपने भी अपने अभिभाषण में उनका जिक्र किया। और क्योंकि आज प्रताप का स्थापना दिवस है तो ये भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कानपुर इतिहास समिति के भी संरक्षक या स्थापना उन्होंने की नारायण प्रसाद अरोड़ा जी, उनका भी सहयोग था, वो भी संस्थापक सदस्य थे प्रताप प्रेस के। यशोदानंदन शुक्ल कोरोनेशन प्रेस के मालिक, शिव नारायण मिश्र वैद्य और नारायण प्रसाद अरोड़ा और गणेश शंकर विद्यार्थी, 3 लोग अवैतनिक हैं। वैतनिक 30 रुपए वेतन पर संपादकीय दायित्व इनका था विद्यार्थी। ये खुशी की बात है कि प्रताप प्रेस का स्थापना दिवस है, हम लोग सुरेश चंद्र भट्टाचार्य जी को काकोरी के उससे याद कर रहे हैं और दैनिक प्रताप के संपादक के रूप में भी याद कर रहे हैं। और स्थापना दिवस है, और क्योंकि काकोरी में भी उनकी भूमिका रही, उनको सजा मिली, और जो दूसरे संस्थापक रहे प्रताप के, उसकी तरफ से कानपुर इतिहास समिति उन्होंने बनाई, उसके भी पुष्प आज इस सभा में सम्मिलित हुए, उसका प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं।
और क्योंकि प्रताप एक ऐसा अखबार था जिसने उस समय सर्वाधिक, ये मुकदमा सबसे लंबे चलने वाले मुकदमों में रहा काकोरी का, और प्रताप ऐसा अखबार था जिसने सर्वाधिक रिपोर्टिंग करी उस मुकदमे की, जो भी कार्रवाई हुई उस दरमियान प्रताप में छपी। और रिपोर्टिंग की बात है, और महेश शर्मा हमारे बीच मौजूद हैं जो रिपोर्टिंग भी करते रहे समय समय पर, और पत्रकारों की ट्रेनिंग भी इन्होंने दी जा करके। आपने विद्यार्थियों को भी शिक्षा में भी आपने विद्यार्थियों को पढ़ाया भी पत्रकारिता के विषय में एज गेस्ट लेक्चर। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि एकेडमिक दुनिया में, पत्रकारिता की जगत में ये बात रहती है कि संपादक ये कहते हैं कि ये कुछ सीख के नहीं आए अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वाले कहते हैं कि हम ही सिखाएंगे सबसे ज्यादा। तो ये द्वंद्व रहता है, आप हमारी बात से सहमत होंगे। इतिहास समिति जी एक मिनट ये कहूँ, जिस दौर की बात कर रहे हैं उस दौर में ट्रेंड नहीं है पत्रकार। मैं भी अपने दौर का बिना ट्रेंड ही था। हाँ, तब पत्रकार समाज से आते थे, इंस्टीट्यूट से नहीं आते थे। वो किसी अखबार में शुरू में तो कहीं घुसना ही है तो ट्रेनिंग करके हम खुद पत्रकारिता का बिना कोर्स वाले रहे। नहीं, मैं वर्तमान दौर की बात कर रहा हूँ, अभी तो सब सही क्योंकि भूमिका के तहत हमें जो अगली आवाज बुलानी है वो एकेडमिक दुनिया से है, और आप इतिहास समिति से है, और इतिहास के रूप में हमारे जो श्रोता है उन्होंने सुना। ये द्वंद्व रहता है, और पत्रकारिता में एक ऐसा भी रहता है कि हम लोग ही सबसे ज्यादा पत्रकारों की आलोचना भी करते हैं, डॉक्टर अपने पेशे की उतनी आलोचना नहीं करते। इतिहास की जहाँ तक बात है, इतिहास की नजर से आपने सुना। अब एकेडमिक दुनिया की जो बात है, यहाँ पे इतिहासकार जो है, इतिहास का प्रोफेसर नहीं कहा जाता, उस तरीके से इतिहास के जो प्रोफेसर है उनको कभी इतिहासकार नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए अभी आपने इतिहास समिति की तरफ से सुनी वो आवाज, अब मैं चाहता हूँ कि जो है, जो हमारे बीच इस वक्त बुखार से पीड़ित हैं लेकिन वो आई हैं और शिरकत की इस कार्यक्रम में, राम सहाय राजकीय महाविद्यालय कानपुर इतिहास विभाग की विभागाध्यक्ष प्रोफेसर सुमन शुक्ला वाजपेयी जी। आप जब भी जाती हैं तो पूरी तैयारी के साथ जाती है, वो आपके कागज और आपका अंदाज बयान करता है। तो मैं चाहता हूँ काकोरी के संदर्भ में, क्योंकि आपने अनुज जी जो बात शुरू करी वो आलमनगर से उस ट्रेन से बात शुरू करी, लेकिन काकोरी की जो पृष्ठभूमि थी, काकोरी के पिछले वर्षों में किस तरीके की तैयारियां क्रांतिकारियों ने की, इस विषय पे बात रखने के लिए मैम आपका बहुत बहुत सबसे पहले आप सबको नमस्कार। मैं डॉक्टर सुमन शुक्ला वाजपेयी, राम सहाय राजकीय महाविद्यालय में इतिहास की एक नाम से विभागाध्यक्ष हूँ, लेकिन जीवन पर्यंत इतिहास की छात्रा ही रहूंगी और उसी तौर पर यहाँ पर हूँ आपके साथ। काकोरी अपने नाम से आज तक हमेशा विवाद का विषय भी रहा, और क्योंकि पहले काकोरी कांड डकैती ऐसा कुछ कहा जाता था, सरकार ने उसे एक्शन कह दिया, नाम बदला लेकिन ना लोग बदले ना कुछ। तो जो चर्चा है कि इसके मास्टरमाइंड जो बिस्मिल साहब थे और उनके अभिन्न मित्र अशफाकुल्लाह, तो जो शाहजहांपुर से जहाँ से ये निकल के आते हैं, आज भी वो जगह अगर कौमी जो एकता में हलचल पैदा करती रहती है, और ये दोनों अपने विचार से एक दूसरे से जुड़े हुए थे। जहाँ अशफाकुल्लाह के लिए राम प्रसाद बिस्मिल राम थे, और वहीं अशफाकुल्लाह को कुंवर शाह कहते थे बिस्मिल। और जब इस कांड के बाद मैं अभी थोड़ा सा पृष्ठभूमि बताना चाहती हूँ कि जब ये घटनाक्रम हो गया और ये जेल में थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक बाद में गिरफ्तार हुए, तो उस समय 3 दिन गोरखपुर में अपनी फांसी से 3 दिन पहले उन्होंने अपनी आत्मकथा पूरी कर ली थी, जो 1928 में प्रताप प्रेस से प्रकाशित हुई। और उसी जब बाद में अशफाक गिरफ्तार हुए तो उन्होंने भी एक चिट्ठी लिखी अपने लोगों के लिए, और वो चिट्ठी भी मैं आपसे थोड़ा सा उसका मजमून साझा करूंगी। उसके पहले मैं अशफाक की एक गजल आपसे कहना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो बिस्मिल की आत्मकथा है उसमें अशफाक की ये गजल छपी हुई है। जाऊंगा खाली हाथ मगर ये दर्द साथ ही जाएगा, जाऊंगा खाली हाथ मगर ये दर्द साथ ही जाएगा, जाने किस दिन हिंदुस्तान आजाद वतन कहलाएगा, जाने किस दिन हिंदुस्तान आजाद वतन कहलाएगा। बिस्मिल हिंदू हैं
कहते हैं फिर आऊंगा, फिर आकर के ऐ भारत माँ तुझको आजाद कराऊंगा। जी करता है मैं भी कह दूं, जी करता है मैं भी कह दूं, पर मजहब से बंध जाता हूँ। हाँ खुदा अगर मिल गया कहीं अपनी झोली फैला दूंगा, और जन्नत के बदले उससे एक पुनर्जन्म ही मांगूंगा। क्योंकि पुनर्जन्म की संकल्पना हिंदू धर्म में है, मुस्लिम में नहीं है। तो इन्हीं विचारों के साथ ये हमारे जो क्रांतिकारी थे, युवा थे, उतना उनका उद्देश्य, जैसा कि बाद में पता चलता है कि जो मीटिंग हुई थी जिसमें काकोरी पे चर्चा हुई और एकमात्र अशफाक उल्लाह थे, उन्होंने इसके लिए मना किया था इस एक्शन के लिए। और उन्होंने कहा था कि इस डकैती से हम सरकार को चुनौती तो अवश्य दे देंगे, लेकिन यहीं से पार्टी का अंत प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि दल इतना सुसंगठित और दृढ़ नहीं है, इसलिए अभी सरकार से सीधा मोर्चा लेना ठीक नहीं होगा। तो जब क्रांतिकारी सब इकट्ठे थे तो अशफाक को कहा जाने लगा कि तुम कायर हो, तुम डरते हो, फांसी पे चढ़ने से डरते हो, या पकड़े जाओगे तो ऐसा कुछ होगा। तो वो अशफाक अपने दोस्त के साथ इस एक्शन में आ गए। आगे पीछे उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा, और क्योंकि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे, तो ऐसी ऐसी चीजें हम लोगों को इसमें अध्ययन के दौरान यहाँ पर साथी करके शाहजहांपुर में एक प्रकाशन संस्था है, और वो साथी के नाम से ही 1978 से लगातार ये लोग 1978 से लगातार ये लोग काकोरी के बारे में ही, काकोरी का बलिदान अंकाया। उसके बाद बिस्मिल अशफाक उल्लाह खां के ऊपर विशेष उन्होंने अपनी सामग्री छापी, और काकोरी के बारे में बहुत तथ्यात्मक जानकारी, और जो काकोरी का घटनाक्रम है उसके बारे में जो ब्रिटिश नजरिया है वो तो हमें अभिलेखागार से मिल जाता है कि कैसे घटना हुई, कैसा, उसकी रिपोर्ट भी हमें मिलती है। इस घटना का विस्तृत विवरण लखनऊ के पुलिस कप्तान श्री इंग्लिश ने आर.ए. हार्टन को प्रदान किया। मिस्टर इंग्लिश ने 11 अगस्त 1925 मंगलवार को टेलीफोन पर श्री हार्टन को बताया कि ये जो क्रांतिकारी, उन्हें तो वो डकैत ही कह रहे हैं, कि ये डकैत खाकी कमीज और हाफ पैंट पहने हुए थे। इनकी संख्या 25 थी, सब पढ़े लिखे लग रहे थे। पिस्तौल में जो कारतूस थे वो वैसे ही थे जैसे बंगाल की राजनीतिक क्रांतिकारी घटनाओं में प्रयुक्त किए गए थे। चारबाग के स्टेशन मास्टर का नाम श्री जोन्स था, जिसने सबसे पहले ये रिपोर्ट लिखाई थी। इस ट्रेन का नंबर 8 डाउन था। ट्रेन रुकने के बाद द्वितीय क्लास में काकोरी से 1.5 मील दूर लखनऊ की तरफ खींची गई थी। ट्रेन के रुकने के बाद 3 क्रांतिकारी जो सेकंड क्लास में आ रहे थे, ट्रेन से उतरकर ये कहते हुए गार्ड के डिब्बे की तरफ बढ़े कि उनका एक बक्सा काकोरी में छूट गया है। ऐसा बताया जाता है कि उनके साथ साथ एक बर्फ बेचने वाला और एक दूसरा गार्ड भी था। मुख्य गार्ड के पास पहुंचकर उन्होंने ये अपनी बात दोहराई, और जब तक दूसरी तरफ से डिब्बे में अन्य क्रांतिकारी भी घुस गए और एक गार्ड को पकड़ लिया गया और उसको फायर किया गया। सभी जो अन्य लोग थे उनसे कहा गया भाई डिब्बे से बाहर मत निकलना, क्योंकि उनका कोई और ऐसा उद्देश्य नहीं था, किसी को हताहत भी नहीं करना था, उन्हें तो केवल अपनी पार्टी के लिए, और वो पिस्तौल खरीदनी थी जो कलकत्ता आ रही थी जर्मनी से, उसके चालान के लिए उन्हें पैसा इकट्ठा करना था। ऐसा भी कुछ नहीं था कि वो अपने लिए कुछ चाहते थे। इसी घटनाक्रम में जैसा कि पहले भाई साहब ने बताया कि एक व्यक्ति मारा गया था, उसका नाम अहमद अली था, और उसकी लाश जो थी वो 204/19 संख्या के खंबे के पास थी, और ये जो टूटी हुई तिजोरी थी 204/21 खंबा के पास थी। 140 गज की दूरी थी दोनों के बीच में। अब यहाँ से जो इससे में कहते हैं कि लगभग 8,000 रुपया इन्हें प्राप्त हुआ, लेकिन अगर अंग्रेजों के दृष्टिकोण से देखें तो उस तिजोरी में 4,601 रुपया था, और 3 तिजोरियां और थी। तिजोरी नंबर 2 में 4,441 रुपया था, और एक में 179 रुपये था, और एक में 21 रुपया था। उन 3 तिजोरियों के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी। तो अब इस एक्शन में जो कारतूस प्रयोग किए गए थे, अंग्रेजों ने उनकी जांच की। वो प्रतापगढ़ में जो एक डकैती पड़ी थी 24 मई 1925 को,
तो वो कारतूस के नंबर से वो टैली हो गया कि हाँ उसी माउजर से या उसी पिस्तौल से ये चलाया गया कि ये वही लोग हैं जो लगातार डकैती डाल रहे हैं। अब ये क्रांतिकारी जो असहयोग आंदोलन में गांधी के साथ आगे से आगे खड़े थे, वापस लेने के बाद बिल्कुल विचलित थे, क्या करें, किसी भी तरह उन्हें अपने देश को स्वतंत्र कराना था और इसलिए वो किसी भी तरह से पैसा इकट्ठा कर रहे थे। जहां तक अशफाक उल्लाह खां की बात है तो 1857 से उनका परिवार अंग्रेजों के साथ बहुत अच्छा घनिष्ठ था, उन्हें जागीर भी मिली हुई थी, लेकिन अशफाक बिल्कुल अलग प्रकृति के थे। रामप्रसाद बिस्मिल आर्य समाजी थे। आर्य समाजी मतलब आप अहिंसक से जोड़ सकते हैं, लेकिन इस तरह की विचारधारा के बाद भी जब वो कर्म क्षेत्र में आते हैं, अपने देश के लिए आगे आते हैं, तो बिल्कुल बदल जाती है उनकी विचारधारा। अब जो ये लूट लिया गया, अब ये खोजबीन अंग्रेजों ने शुरू की, तो शाहजहांपुर के जो पुलिस कप्तान मिस्टर क्रॉफर्ड ने एक पत्र लिखा कि जो काकोरी में लूटा गया है पैसा, वो 5 रुपया उन्हें बरामद हुआ। और वो फिर हल्द्वानी में, नैनीताल में एक 10 रुपए का नोट बरामद हुआ। इस तरह से जिन लोगों से ये पैसा मिल रहा था, उनके माध्यम से लोगों को पकड़ना शुरू हुआ कि आखिर तुम्हें किसने ये पैसा दिया। तो एक हवलदार था जिसको 5 रुपया रिश्वत के तौर पर दी गई थी कि पुलिस से कुछ रिपोर्ट्स निकलवानी थी, सूचना लेनी थी। इसी तरह से नैनीताल से भी वो 10 रुपया मिला। अब जो संदेह के आधार पर आरंभिक जांच शुरू की गई, इसमें सचिंद्रनाथ बख्शी, मनमथनाथ गुप्ता, राजेंद्रनाथ लाइडी, आजाद का नाम आ रहा है, आजाद का नाम सीताराम ब्राह्मण, आजाद उर्फ सीताराम ब्राह्मण करके आ रहा है, और उसके अलावा ये लोग बनारस से संबंधित बताए जा रहे हैं। राम दुलारे त्रिवेदी, जो ये मोहल्ला पलकागौड़, तपेश्वरी, देवई, कानपुर, इस तरह से उनका पता दिखाया जा रहा है, इस तरह से लोग। और राम प्रसाद और अशफाक उल्लाह हमें शाहजहांपुर से दिखाई दे रहे हैं। उसी समय एक टेलीग्राम पुलिस को मिलता है जो रविवार 14 जून 1925 को किसी जुगल किशोर दीक्षित द्वारा आनंद प्रकाश को बैजनाथ लाज बनारस के पते पर भेजा गया। ये आजाद का पता है, बैजनाथ लाज और बनारस। इसमें लिखा है विवाह आगामी सूचना तक स्थगित। बैजनाथ लाज आजाद का पता था और पुलिस को ज्ञात हो गया कि आनंद प्रकाश वास्तव में शाहजहांपुर के रामप्रसाद बिस्मिल थे। इस टेलीग्राम में विवाह शब्द का प्रयोग राजनीतिक क्रांतिकारियों ने इस डकैती या एक्शन के लिए किया था और टेलीग्राम को भेजने वाले की तलाश शुरू हो गई। पुलिस को इंद्रभूषण मित्र कक्षा 10 राजकीय हाई स्कूल विद्यालय शाहजहांपुर को भेजा गया एक पत्र मिला और ये भी स्पष्ट हो गया कि ये जो शाहजहांपुर में ये इंद्रभूषण मित्र है, ये रामप्रसाद बिस्मिल का डाक का पता है। एक्शन प्लान की जांच कर रहे इंस्पेक्टर जो बनर्जी थे, उन्होंने 14 सितंबर की रिपोर्ट के बाद इस एक्शन से संबंधित सभी व्यक्तियों को 26 सितंबर 1925 तक तमाम छापेमारियों के बाद गिरफ्तार कर लिया, लेकिन आजाद और उनके साथी नहीं पकड़े गए। 27 सितंबर को रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह को भी गिरफ्तार किया गया। अशफाक उल्लाह अभी भी नहीं गिरफ्तार हुए। इंद्रभूषण मित्र रामप्रसाद बिस्मिल का पोस्ट बॉक्स था, यह स्पष्ट हो चुका था। 1 अक्टूबर 1925 को हार्टन को 2 पत्र मिले जिसमें ब्रज किशोर या ब्रज किशन लिखा गया था और इसमें पूछा गया कि टूर्नामेंट का दिन कौन सा तय है और साथ ही उसमें क्विक सिल्वर का भी उल्लेख किया गया। क्विक सिल्वर एक उपाधि थी जो आजाद को रामप्रसाद बिस्मिल क्विक सिल्वर कहा करते थे। उस पत्र में पहली बार अंग्रेजों को ये क्विक सिल्वर पता चला और उन्होंने जानना चाहा कि आखिर क्विक सिल्वर कौन है। रामप्रसाद बिस्मिल का जो पोस्ट बॉक्स इंद्रभूषण मित्रा था वो गवाह बन गया। उसने बिस्मिल के खिलाफ गवाही दे दी और बिस्मिल के घर में छापा मारा गया तो देखा गया उनकी दीवारें बिल्कुल बंदूक की गोलियों से, उनमें वो निशानेबाजी की प्रैक्टिस करते रहते थे तो छेद ही छेद गोलियों के थे। अब रामप्रसाद बिस्मिल से 10 अक्टूबर को जेल में हार्टन ने विशेष बातचीत की और अब रामप्रसाद बिस्मिल को जो तथ्य दिखाए गए और सारी चीजें तो वो इनकार नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने कहा कि हाँ वो क्रांतिकारी हैं और सशस्त्र हिंसा में विश्वास करते हैं और शाहजहांपुर के दल के मुखिया भी हैं, लेकिन काकोरी एक्शन के विषय में उन्हें कुछ नहीं पता। 22 अक्टूबर को हार्टन बनारस पहुंचे और बनारस जेल में जितने लोग थे उनकी परेड कराई गई।
मनमथ नाथ गुप्ता, सुरेश चंद्र भट्टाचार्य, दामोदर स्वरूप, रामनाथ पांडे आदि को पहचान लिया गया। चंद्रभूषण मित्रा को किसी ने नहीं पहचाना। अपने ही गद्दार साथियों के द्वारा लगभग सभी क्रांतिकारी पहचान लिए गए। रामप्रसाद बिस्मिल से क्विक सिल्वर के विषय में भी बयान लिया गया। बिस्मिल ने कहा कि वो बंगाल से आए हुए काशी विद्यापीठ में पढ़ने वाले एक विद्यार्थी हैं, इससे ज्यादा वो उनके बारे में कुछ नहीं जानते। काकोरी एक्शन में लगभग 10 आदमी मतलब डायरेक्ट एक्शन में इन्वॉल्व थे और 40 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई थी। क्रांतिकारियों के साथ निर्ममतापूर्ण व्यवहार बढ़ता जा रहा था और इंद्रभूषण और बनारसी लाल ने भी विश्वासघात कर दिया। इधर प्रांत में बड़ी हलचल मच गई। श्रद्धेय गणेश शंकर विद्यार्थी, चौधरी खलीकुज़्ज़मा आदि ने जेल में अभियुक्तों से मुलाकात की और सीतापुर में प्रांतीय राजनीतिक कॉन्फ्रेंस ने इस मुकदमे को लड़ने के लिए एक कमेटी बनाई पुलिस की ओर से, लेकिन किसी भी तरह से कोई अंतर नहीं पड़ रहा था। साप्ताहिक प्रताप में लगातार इस पर छापा जा रहा था। कई दिनों के बाद लोग लखनऊ जिला जेल में एकत्र हुए। लोगों पर भीषण जुर्म किए गए, उनके शिनाख्त कराई गई, लेकिन फिर भी कभी कभी लोग उनसे मिलते थे तो 2-4 बातें कर लेते थे तो उन्हें बाहर का पता चलता रहता था। जैसा कि भाई साहब ने बताया था कि वो जो उनके साथ अलग तरह का जैसे चोर डकैतों के साथ व्यवहार किया जाता था, उस व्यवहार से वो बहुत रुष्ट थे। और प्रताप के जो स्वर्गीय अमर शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने उस समय होम मेंबर नवाब छतारी को भी एक पत्र लिखा था और उनसे अनुरोध किया था कि कम से कम इन्हें राजनीतिक कैदी मान लें। लेकिन जो नवाब छतारी थे उन्होंने विद्यार्थी जी को जवाब देना तक उचित नहीं समझा था। ऐसे समय में वो आमरण अनशन पर आ गए और उसी तरह राजकुमार सिन्हा जी की माता जी ने भी बाहर अनशन शुरू कर दिया। अब विद्यार्थी जी के लिए बड़ा संकट हो गया कि उन्होंने फिर क्रांतिकारियों से बात की और कहा कि आप अपना अनशन जो है, कुल मिला के सभी क्रांतिकारियों ने 46 दिन का अनशन रखा था और वो अनशन तोड़ा गया प्रताप के जो गणेश शंकर विद्यार्थी जी थे उनके अनुरोध से। और फिर तब राजकुमारी जो उनके राजकुमार सिन्हा की माता जी थी उन्होंने उन्होंने अपना अनशन तोड़ा। और इसके बाद भी अब ये मुकदमा चला तो लखनऊ की अदालत रिंग थिएटर में, जहां पर आज कल लखनऊ का बड़ा डाक खाना है उसे रिंग थिएटर कहा जाता था, वहां पर ये मुकदमा चलाया गया। बहुत सारा पैसा जैसा बता रहे 10 लाख रुपया खर्च हुआ और मुकदमा चलने से पहले पुलिस ने बहुत सारे लोग जो उनके साथ आ गए थे उनको हटा दिया। क्रांतिकारियों से मोहनलाल सक्सेना, चंद्रभानु गुप्त, अजीत प्रसाद आदि पैरवी कर रहे थे। क्रांतिकारी चाहते थे कि गोविंद बल्लभ पंत उनका मुकदमा लड़े, लेकिन उनकी फीस इतनी ज्यादा थी, लिखा पढ़ी में है कि उनकी फीस इतनी ज्यादा थी, इस वजह से उनसे ये मुकदमा नहीं उन्होंने लड़ा। वो इतनी फीस क्रांतिकारी नहीं दे पाए उनको। मुकदमा शुरू हुआ। उनसे संपर्क करने का कोई संदेह आता है गोविंद बल्लभ पंत से? जी, संपर्क करने का तो सब जगह है, काकोरी एक्शन में बाकायदा नाम है। और अब इधर ये ट्रायल चल रहा है, ये लोग जेल भी ले जाए जा रहे हैं, वहां पर इनकी कुछ ना कुछ कोशिश चल रही है कि अगर रामप्रसाद बिस्मिल को जेल से बाहर निकालते हैं तो मुकदमा थोड़ा हल्का हो जाएगा। तो इन्होंने किस किताब का है? ये किताब का नहीं है, सब बाद में मिल जाएगा, आपको सब मिल जाएगा। पोटेशियम क्लोराइड मंगाया इन लोगों ने कि किसी तरह लोहा गला दें तो टूट जाए जेल या किसी एक तरह से उन्हें निकाल दें। और फिर नहीं, वो पता चल गया, उसमें भी बहुत मारपीट हुई, बहुत पिटाई हुई। युवा लड़के थे, उतनी गंभीरता नहीं थी, उत्साह बहुत था, जोश बहुत था, फिर भी घिस घिस के उन्होंने 2 सरिया निकाल दी। लेकिन बिस्मिल जी तब तक इतने मतलब जो बाहर का रवैया था, हिंदुस्तान के लोगों का रवैया था, उससे ज्यादा इतने क्षुब्ध हो गए थे। उन्होंने कहा नहीं, अब जो होगा देखा जाएगा, मैं अब बाहर नहीं जाऊंगा अपने साथियों को छोड़ के। इसी तरह से उसमें पुस्तक में लिखा है, मतलब रेफरेंस ओरिजिनल ही उसी समय का है कि उन्होंने एक तरह से असहयोग सा कर दिया कि हम सजा पाने के लिए ही आगे बढ़ दिए। हवालात से बाहर निकालने का भी प्रयास किया गया कि जिस लॉरी में रख के ले जाए जा रहे थे वो लोग, कि उसके आगे पीछे एक गाड़ी लगाई गई कि अभी
धुएं वाला बम छोड़ेंगे, फिर उतार लेंगे, फिर भी नहीं बिस्मिल राजी हुए। अब जो लोग थे, और जब फैसला सुनाया गया तो उसमें जो अंग्रेजों की तरफ हो गए थे उनको छोड़ दिया गया, और सबने ये आशा की थी और बिस्मिल चाहते थे कि हरगोविंद और शचीन्द्र नाथ को मजिस्ट्रेट अपनी अदालत से बरी कर दे, लेकिन उन्हें भी सेशन में सुपुर्द कर दिया गया। ये फैसला सुनकर हंसते हुए बिस्मिल ने कहा, तुझसे मिलकर ओ बुतबे पीर ये उकदा कुल, तुझसे मिलकर ओ बुते, दिखना कम हो गया लग रहा, बुखार की दवा खा कर तुझसे मिलकर ओ बुते बेपीर ये उकदा कुल, उकदा मतलब गांठ, कि तुम्हें अपने मतलब भगवान की तरह देख रहे हैं लेकिन तुम्हारी गांठ खुल गई, भोली भाली शक्ल वाले होते हैं जल्लाद भी। अंग्रेजों के लिए उन्होंने कहा। अभी इधर बार काउंसिल का चुनाव चल रहा था, स्वराज पार्टी ने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, तब भी क्रांतिकारी अपने फर्ज को समझते हुए आए और उन्होंने कारखाने से रंग मंगवाया और जेल से ही उनके लिए पर्चा वर्चा बनाना शुरू कर दिया, राष्ट्रीय झंडा तैयार कर लिया गया। पुलिस की लॉरी जो थी जिसमें इन्हें ले जाया जाता था, वह स्वराज पार्टी के चुनाव का साधन बन गई। पुलिस वालों ने पहले बहुत झंझट किया पर बाद में समझौते से मामला निपट गया। फांसी और लंबी सजाएं सबको मिलनी थी। तब फिर जितने दिन एक साथ हैं तो क्यों ना उत्सव का जीवन जिए, ये भी भावना थी। और जिसके लिए वो लोग काम कर रहे थे, महीने में 2 दावतों का प्रबंध किया जाता था और ये क्रांतिकारी ही करते थे अपने खर्चे से। सब वकील निमंत्रित होते थे, दिन भर गाना, हंसी और मनोरंजन होता था। इसी बीच बसंत आया और बसंत में सबने बसंती रंग की टोपी लगाई और उस दिन एक खास गीत की रचना की गई, मेरा रंग दे बसंती चोला। इसी रंग में रंग के शिवा ने माँ का बंधन खोला, यही रंग हल्दी घाटी में खुल करके था खेला। 9 बसंत में भारत के हितवीरों का ये मेला, मेरा रंग दे बसंती चोला। इसमें एक नाटक भी किया गया जिसमें पुलिस अधिकारी बनाए गए, क्रांतिकारी बनाए गए और फांसी देने वाला एक कल्लू चमार भी बनाया गया। राम प्रसाद बिस्मिल ने उसका पार्ट निभाया और बड़ी मतलब उसकी पूरी तरह से सभी क्रांतिकारी समझ गए थे कि हमारा अंत यही होना है। अब फैसले की घड़ी नजदीक आ गई थी। फैसला हुआ 6 अप्रैल 1927 को। मुकदमे का फैसला लखनऊ के रिंग थिएटर में किया गया। अदालत के चारों ओर पुलिस का खास प्रबंध था। सब अच्छी तरह से जानते थे कि कुछ लोग इस संसार से हमेशा के लिए विदा हो जाएंगे। बैरक से बाहर निकलते समय राम प्रसाद बिस्मिल ने वंदे मातरम का नाद किया। सब लोग भारत माता की जय ऊंचा नारा लगाने लगे। पंडित जी ने गाना शुरू किया, अपना खून अपने ही हाथों से बहाना है हमें, मातरे हिंद को सर भेंट चढ़ाना है हमें। सबको पुलिस लॉरी द्वारा रिंग थिएटर के सामने हजरतगंज लाया गया। राम प्रसाद बिस्मिल ने राग छेड़ा और सबने साथ दिया। सब मस्तानी चाल से आगे बढ़ रहे थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। रह बरे राहे मोहब्बत रह न जाना राह में, लज्जते सहरा ने वर्दी दूरी मंजिल में है। आज मक्तल में ये कातिल कह रहा है बार बार, क्या तमन्नाएं शहादत भी किसी के दिल में है। अब न अगले वलवले हैं और न अरमानों की भीड़, सिर्फ मिट जाने की हसरत अब दिले बिस्मिल में है। वक्त आगे क्या बना देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। ऐ शहीदे मुल्को मिल्लत मैं तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। गाना समाप्त हुआ। सब लोग रिंग थिएटर की तरफ हॉल में पहुंच गए। भारतीय प्रजातंत्र की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारों से हॉल गूंज उठा। जज हैमिल्टन ने धारा 12-13-120-396 के तहत इन क्रांतिकारियों को सजा सुनाई। राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह को फांसी की सजा सुनाई गई। शचीन्द्र नाथ सान्याल को काला पानी, मनमथ नाथ गुप्ता को 14 साल की सजा, योगेश चंद्र चटर्जी, मुकुंदी लाल, गोविंद चरणकर, राजकुमार सिंह, रामकृष्ण खत्री को 10-10 साल की सजाएं हुई। विष्णु शरण दुबले, सुरेश चंद्र भट्टाचार्य को 7 साल की सजा, भूपेंद्र नाथ रामदुलारे त्रिवेदी, प्रेम किशन खन्ना को 5-5 साल की सजा हुई।
हरगोविंद और शचीन्द्र नाथ को कम प्रमाण होने की वजह से छोड़ दिया गया और जो लोग रह गए वो मुखबिर हो गए। अंग्रेज सरकार को चुनौती देने वालों को आखिर वो जिंदा कैसे छोड़ सकती थी। फांसी की सजा नहीं टली, आगे की कोर्ट के लिए भी बात की गई। 17 दिसंबर 1927 को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास का क्रूर, रोमांचक और हृदय विदारक दिन था और सबसे पहले राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को फांसी दी गई। उन्होंने कुछ दिन पहले अपने एक मित्र को पत्र में लिखा था, मालूम होता है कि देश की बलवेदी को हमारे रक्त की आवश्यकता है। मृत्यु क्या है? जीवन की दूसरी दिशा के अतिरिक्त और कुछ नहीं। यदि सच है इतिहास पलटा खाया करता है तो मैं समझता हूँ हमारी मृत्यु व्यर्थ नहीं जाएगी। आप सबको अंतिम नमस्ते। 19 दिसंबर 27 को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई। भारत माता और वंदे मातरम का जयकारा चल रहा था। चलते समय उन्होंने कहा, मालिक तेरी रजा रहे और तू ही रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरज़ू रहे, जब तक तन में जान रगों में लहू रहे, तेरा हो जिक्र या तेरी ही जुस्तजू रहे। और फांसी के दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने कहा कि वो सिर्फ ब्रिटिश साम्राज्य का विनाश चाहते हैं, यही उनकी अंतिम इच्छा है। उन्होंने अपना प्रार्थना और मंत्र जाप किया और गोरखपुर की जनता ने उनके शव को बहुत आदर के साथ पूरे शहर में घुमाया। फूल, इत्र सब उनके ऊपर लगाया गया और बहुत सम्मान दिया, जो सम्मान सरकार और उस समय के भारतवासी नहीं दे पाए थे। ठाकुर रोशन सिंह को इलाहाबाद में फांसी दी गई। उन्होंने भी अपने मित्र को कहा था कि कहते हैं कि जो लोग धर्म युग में प्राण देते हैं तो उसकी वही गति होती है जो जंगल में रहकर तपस्या करने वालों की। जिंदगी जिंदा दिली को जान है रोशन, वरना कितने मरे और पैदा होते जाते हैं। अब बात आती है अशफाक उल्लाह खां की, तो उनको भी दिसंबर 1929 में फांसी दी गई। और क्या कहा जाए कि 19 दिसंबर को ही 27 में बिस्मिल को और 19 दिसंबर 29 में अशफाक उल्लाह, वही सेम तारीख थी। अशफाक उल्लाह को फैजाबाद में फांसी दी गई। बहुत खुशी के साथ कुरान शरीफ का बस्ता कंधे पर लटकाए हाजियों की भांत लगे कहते, कलमा पढ़ते फांसी के तख्ते पर पहुंचे। और उन्होंने कहा, जो लोग वहां सामने दी जाती थी सार्वजनिक रूप से फांसी, मेरे हाथ इंसानी खून से कभी नहीं रंगे। मेरे ऊपर जो इल्जाम लगाया गया है वह गलत है। खुदा के यहाँ मेरा इंसाफ होगा। और उन्होंने अंतिम एक लाइन कही, तंग आकर हम भी उनके जुल्म से बेदाद से चल दिए सूए अदम जिंदाने फैजाबाद। 19 दिसंबर को उनका पार्थिव शरीर मालगाड़ी से शाहजहांपुर ले जाते समय गाड़ी लखनऊ बालामऊ स्टेशन पर रुकी, जहां एक साहब सूट बूट में गाड़ी के अंदर आए और कहा, हम शहीद आजम को देखना चाहते हैं। और उन्होंने देखा और कहा, कफन बंद कर दो, मैं अभी आता हूँ। और वे साहब कोई और नहीं, चंद्रशेखर आजाद थे। अमर शहीद अशफाक उल्लाह खां का पैगाम, जिसे मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहती हूँ कि क्या दिमाग रहा होगा उनका, कितनी उच्च कोटि की सोच थी। आज 22, 23, 25 साल में ये नहीं पता होता है कि करियर क्या सब्जेक्ट लेंगे, क्या करियर बनाएंगे। उस समय उन्होंने ये अपने लोगों के लिए खत लिखा। बरादराने वतन के नाम उसका टाइटल है। बरादराने वतन की खिदमत में उनके इस भाई का सलाम पहुंचे, जो उनकी इज्जत व नामूस की खातिर फैजाबाद जेल में कवान हो गया। आज ये पैगाम मैं बरादराने वतन को भेज रहा हूँ। इसके बाद मुझको 3 दिन 4 रातें गुजारनी है और उसके बाद फिर मैं आगोशे मादरे वतन। हम लोगों पर जो 4 जुर्म लगाए गए थे वो इस सूरत में पब्लिक के सामने लाए गए कि जैसे हम डाकू, खूनी, कातिल, ऐसे नामों से हमें बुलाया गया। मैं आज इस कोठरी में बैठा हुआ हूँ और खुश हूँ और उन भाइयों को शुक्रिया अदा कहता हूँ और कहूँगा, मर मिटा आप पे कौन, आपने ये भी ना सुना, आपकी जान से दूर आपसे शिकवा है मुझे। खैर ये तुम्हारा फैसला है कि हमारी कुर्बानियों को कबूल ना करो और ये हमारा फर्ज है कि तुम बार बार ठुकराओ और हम तुम्हारा ही दम भरते जाएं। बरादराने वतन, मैं इसी पाक और मुकद्दस वतन की कसम खाकर कहता हूँ कि हम कुर्बान हो गए हैं। क्या ये शर्म की बात ना थी कि हम अपनी आंखों से देखते कि नित नए मजालिम हो रहे हैं। गरीब हिंदुस्तानी हर हिस्सा मुल्क खताए दुनिया में जलील और ख्वार हो रहा है। ना कहीं
ठिकाना है और ना कहीं सहारा। किस्सा मुख्तसर कि हमारा वतन भी हमारा नहीं, हम टैक्सों की भरमार, हमारी हालात का रोज बरोज गिरते चले जाना। 33 करोड़ बहादुर हिंदुस्तानी भेड़ बकरियों के मानिंद बनाए गए। हमारे गोरे आका हमें ठोकर मार दें तो हम बाज पुरुष न हो, जलियांवाला बाग का नमूना हश्र बना दें। हमारी माओं की बेइज्जती करें, हमारे बूढ़े बुजुर्गों और बच्चों पर बम के गोले, मशीन गन की गोलियां बरसाएं और हर नया दिन हमारे लिए नई मुसीबत लेकर आए। फिर भी हम सब उन्हीं की तरफदारी करते रहें, ये ख्याल करके जुनूने हुब्बे वतन का मजा शबाब में है, लहू में फिर ये रवानी रहे न रहे। जो भी किया भला किया, आज हम नाकाम हैं। अगर कामयाब होते तो मुहिब्बे वतन के लफ्ज़ से पुकारे जाते, जो हम पर गवाहियां दे रहे हैं हमारे नाम के जयकारे लगाते। बहे बहरे फना में जलते ये रब लाश बिस्मिल की, भूखी मछलियां हैं जौहरे शमशीर कातिल की। इस तरह से उन्होंने एक लंबा सा पत्र लिखा और अपने और बिस्मिल के बारे में बहुत कुछ लिखा, अपने दोनों के आत्मिक संबंधों के बारे में लिखा कि लोग उनको ये भड़काया गया था कि अगर वो बिस्मिल का साथ देंगे तो यहाँ पर हिंदुओं का शासन हो जाएगा। तो उन्होंने इस पर भी लिखा कि अगर हिंदुओं का भी शासन हो जाएगा तो क्या होगा, गोरों के शासन से तो बेहतर होगा। और हमेशा ही वो आपस में एक साथ दोनों अपने धर्म के बिल्कुल पाबंद थे। तो ये बहुत सारी सीख भी काकोरी हमें दे के जाता है। ये सिर्फ एक कांड या इतिहास का एक पन्ना नहीं है, इस पे बहुत सारे रिसर्चेस की अभी भी जरूरत है। और राष्ट्रीय अभिलेखागार में इतना जितने भी थे सभी शायद बहुत कम एज ग्रुप के, बहुत एज कम, 20 से लेकर के 30 के पहले, 20 से 30 के बीच में सब। सुरेश भट्टाचार्य जैसे कुछ लोग परिपक्व जी। तो बहुत सारा आप लोगों ने ध्यान से सुना और हमें यहाँ तक पहुँचने का मौका दिया। सभी श्रोता सहमत होंगे इस बात से, जैसा कि मैंने कहा था कि सुमन मैडम बहुत ही अपने तीर तलवार बमबारूद की तैयारी के साथ आती हैं और काकोरी डकैती की बात कर रही है तो कई बार ऐसा लगता है आपके ये मीठी है, हाँ ठीक है, क्योंकि काकोरी डकैती की बात चल रही तो कई बार ऐसा लगता है आपके भाषणों के बाद क्यों ना आपके कागज चुरा लिए जाए। और इतनी तैयारी के साथ आप आती हैं, पे एक्शन जैसा दूसरा एक्शन करना चाहते हैं, चुरा लिया जाए वाले में अब काकोरी पेपर एक्शन हो जाए। जी कई बार ये इच्छा स्वाभाविक होती है। सुमन मैम आपने जो है चंद्रशेखर आजाद के विषय में बताया कि सीताराम ब्राह्मण राम से हो जाएंगे। 14 जून को बैजनाथ जी ने किसने किस पत्र में क्या लिखा, क्विक सिल्वर के बारे में बताया और किसने क्या कहा, क्या देखा गया, क्या छुपाया इस विषय पे। तो एक वकील जैसे दलील पेश करता है उस तरीके का आपका व्याख्यान था, क्योंकि कानपुर जनवादी लेखक संघ की महासचिव अनीता जी का ये विचार था कि आगे कोई काव्य गोष्ठी भी रखी जाए। वो मर्म भी आपके भाषण में झलका, तमाम शायरी बीच में आई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने अगले वक्ता के रूप में डॉक्टर जितेंद्र सिंह के हमारे बीच मौजूद हैं, जो कि प्रोफेसर हैं इतिहास विभाग के जागरण कॉलेज में, जागरण कॉलेज ऑफ आर्ट कॉमर्स एंड साइंस। तो मैं चाहता हूँ कि उनको वक्तव्य के जैसे कि प्रकट जी ने अभी कहा कि सुमन जी ने इतना अच्छा पढ़ा कि मन करता है मैं पेपर में ले लूं, तो लेकिन मेरे पास मोबाइल है तो मैं तुरंत में ये बात आई कि ऐसा लगे प्रकट जी बोले कि मैं आपका मोबाइल ले लूं। अरे मेरा देखें यहाँ मतलब मोबाइल एक्शन भी हो सकता है। मेरे मन में बात आई, चलिए तो मुझे लेकिन थोड़ा भी उतना अच्छा मिला नहीं है, लेकिन कोशिश करता हूँ। काकोरी ट्रेन एक्शन जिसे 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका नाम बदला और काकोरी ट्रेन एक्शन प्लान या काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से इसको जाना गया, जिसे काकोरी ट्रेन डकैती पहले कहा जाता था। और ये भी सब जान रहे हैं कि ये घटना 9 अगस्त 1925 को HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने इसको किया था। इसके बाद 9 अगस्त 2024 लगभग 100 साल हो रहे हैं और 100 साल में इसका शताब्दी वर्ष समारोह शुरू हुआ, जिसका नेतृत्व कहते हैं कि राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और तमाम क्रांतिकारियों के
गौरवशाली अतीत का, गौरवशाली दौर को एक स्मृत कराने का ये एक माध्यम बना। इसमें एक तथ्य ये भी आ रहा है कि साहस और वीरता से भरपूर ये घटना ऐसे समय घटी जब भारत में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के कारण बुरी तरह विभाजन हो चुका था और हिंदू मुस्लिम दंगे उत्तर भारत के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे थे। फिर भी एक घटना ने सब कुछ बदल दिया और भारतीय जनता को उसके साझा दुश्मन यानी ब्रिटिश राज के विरुद्ध एकजुट लाके खड़ा किया। हमारे इतिहास और समकालीन समय में इस घटना का क्या महत्व है, ये भी समझने की एक बात है। थोड़ा सा एक ब्रीफ में जाना चाहेंगे कि 1915 में या 14-15 प्रथम विश्व शुरू हुआ। प्रथम विश्व 1919 में ये समाप्त हुआ और 1920 में जैसा कहते हैं कि राष्ट्र संघ की स्थापना हो रही है और राष्ट्र संघ की स्थापना के साथ साथ उसका उद्देश्य था निशस्त्रीकरण या मतलब विश्व बंधुत्व और अहिंसा, जो उसका मेन उद्देश्य था। इसी बीच 1917 में अगर देखा जाए तो बोल्शेविक क्रांति हुई। 17 में रशियन रिवॉल्यूशन आया, लेनिन क्रांति या बोल्शेविक क्रांति हुई 17 में, और उस क्रांति विचारधारा थी समाजवाद को लेकर क्रांति भड़की थी। तो 1917 में क्रांति हुई और 1920 में इसका प्रभाव भारत में आ रहा है 20 में, और भारत में मजदूर संगठनों की स्थापना हो रही है, लेबर मूवमेंट स्टार्ट हो रहे हैं भारत में। उसी समय ATAC की स्थापना हुई और साथ में देखा जाए तो भारत में ये आपका खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन शुरू हो रहा है। खिलाफत और असहयोग आंदोलन दोनों कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जा सकता है कि जब खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो गांधी जी की पहल पे असहयोग भी शुरू किया गया ताकि हिंदू मुस्लिम्स को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जा सके। चौरी चौरा की घटना हो रही है, एक समान विचारधारा है, जनरल फैक्ट है, सभी जानते हैं। 1922 फरवरी 1922 में चौरी चौरा की घटना है जिसमें कि तमाम ये मूवमेंट एकदम से बैकफुट पे आ गया। तमाम लोगों ने माहौल गरमा गया, राजनीतिक स्तर पर काफ़ी ज़्यादा माहौल को इसमें काफ़ी कहा गया कि ये कौन सी बात है कि गांधी जी जब उन पर आक्षेप लगाया गया कि जब ये मूवमेंट शुरू करते हैं तब बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है कोई भी आंदोलन, और जब वो चरम सीमा पर पहुँचता है तब उसको बैकफुट पे ले आते हैं। इसके बाद 1922 के बाद कुछ क्रांतिकारी गतिविधियों ने फिर इसका जोर पकड़ा कि अब इन सब बातों से काम नहीं बनेगा, हमें अब कुछ एक नया काम करना है देश की आज़ादी के लिए, और इसके लिए उन्होंने बम हथगोले की इन सबकी तकनीकों को अपनाया, नीति को अपनाया। इस क्रांतिकारी आंदोलन में सबसे पहले जैसे कहते हैं कि 1923 में आचार्य की स्थापना हो रही है। सचिननाथ सरन्याल ने इसकी स्थापना की थी जो काले पानी से लौटे थे, और वीटी सावरकर के विपरीत उन्होंने गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने और 17 में रूसी क्रांति की सफलता के पश्चात अंग्रेजों से क्षमा नहीं मांगी। उनका एक घोषणा पत्र था जिसमें उन्होंने कहा कि राजनीतिक क्षेत्र में क्रांतिकारी दल का तत्कालिक उद्देश्य एक संगठित और सशक्त क्रांति दौरान संयुक्त राज्य भारत के संघीय गणराज्य की स्थापना करना है। संघीय गणराज्य की स्थापना के उद्देश्य को लेकर क्रांतिकारी आगे बढ़े और शायद इसी बात को लेकर आचार्य की स्थापना की गई थी। यहाँ तक की कहानी सही रही। इसके बाद कहते हैं कि और बाप ने जोर पकड़ा, तमाम संगठन पूरे देश में लगभग बन रहे हैं, लेकिन ये जो उत्तर भारत की घटना है इसे पूरे देश को हिला के रख दिया। इसके बाद कहते हैं कि आचार्य ने क्रांतिकारी आंदोलन के लिए धन संग्रह या धन जुटाने के लिए कई धन संग्रह आयोजित किए और धनी जमींदारों, साहूकारों, व्यापारियों के घरों पर छापे मारे। लेकिन जल्दी ही पार्टी के सैन्य प्रभारी राम प्रसाद बिस्मिल को एहसास हुआ कि इन कार्रवाइयों से निर्दोषों की जान को खतरा है, मतलब घर घर छापे ना मारे जाएं तो वो बेहतर रहेगा। और लेकिन जल्दी और इसीलिए ये उचित नहीं है, उन्होंने इस बार सरकारी खजाने पर हमला करने का फैसला किया और काकोरी रेल कांड की योजना बनाई। उनके सबसे विश्वसनीय मित्र और साथी अशफाकुल्लाह खान ने इसका विरोध किया, जैसे कि मैन ने और अनु भाई ने बताया भी, क्योंकि इसी से पार्टी के सरकार से सीधा टकराव हो सकता था जो सरकार के लिए हानिकारक होता। आखिरकार ये साबित भी हुआ, लेकिन बिस्मिल के प्रस्ताव को संगठन के अधिकांश सदस्यों ने स्वीकार कर लिया। पार्टी के एक अनुशासित सिपाही होने के नाते अशफाक ने भी इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और पूरे मन से इस कार्रवाई में भाग लिया। 9 अगस्त 1925 को 10 आचार्य 10 क्रांतिकारी लखनऊ से सहारनपुर जाने वाली
एक डाउन पैसेंजर ट्रेन में सवार हुए। उन्होंने काकोरी नामक एक कस्बे के पास आपातकालीन जंजीर खींचकर ट्रेन को रोक दिया। फिर वे ट्रेन से उतरे, ड्राइवर के डिब्बे के पास सरकारी खजाने से भरा डिब्बा निकाल लिया। बाकी क्रांतिकारी लगातार हवा में गोलियां चला रहे थे ताकि कोई यात्री या पुलिस अधिकारी को उस हमले के बारे में उनको जानकारी ना मिल पाए। अशफाक ने डिब्बा तोड़ दिया और क्रांतिकारी उसमें से सारा सामान लेकर भाग गए। ये एक इतिहास की या आपकी एक तमाम तथ्यों से ये जानकारी मिल रही है। कुल मिला के लगभग 8,000 रुपए थे, जो उस समय की बड़ी रकम मानी गई। ब्रिटिश सरकार इस घटना से हिल गई और उसने क्रांतिकारियों को पकड़ने के बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया। इस ऑपरेशन में लगभग 10 लाख रुपए खर्च हुए, जबकि लूटी गई रकम बहुत कम थी। कार्रवाई में भाग लेने वाले 10 क्रांतिकारी लोग थे, जैसे कि बिस्मिल्लाह खान, अशफाकुल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी, सचिन नाथ बख्शी, मनमथ नाथ गुप्ता, चंद्रशेखर आजाद और एक नाम आता है बनवारी लाल का। इस क्रांतिकारी की एक चादर मौके पे छूट गई, जिस पर एक धोबी का नाम लिखा था, और वो धोबी जो था वो शाहजहांपुर से बिलोंग करता था। पुलिस को यहीं से एक लीड मिला कि शायद यहीं से एक सरकारी गवाही आगे चल के बना बनवारी लाल। इस घटना ने पूरे देश में खलबली मचा दी और औपनिवेशिक प्रशासन षड्यंत्रकारियों को गिरफ्तार करने के लिए बेकाबू हो गया। सितंबर 1925 में उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में लगभग 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया और अंततः 28 पर मुकदमा चला। तमाम बिस्मिल्लाह खान, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी और एचआरए के अन्य प्रमुख सदस्यों को गिरफ्तार किया गया, जबकि अशफाक और सचिन नाथ बख्शी 1 और साल तक गिरफ्तारी से बचे रहे, लेकिन बाद में उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया और काकोरी सप्लीमेंट्री केस में उन पर मुकदमा चला। मुकदमे 1 साल से ज्यादा चले, लोगों में सनसनी पैदा कर दी। अदालत जाते समय क्रांतिकारी सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, गीत गाते और नारे लगाते हुए भारतीय गर्दन अमर रहे और इस प्रकार से वो लोग आगे बढ़े। न्यायाधीश ने बिस्मिल, अशफाक, रोशन सिंह और लाहिड़ी ये 4 लोगों को मृत्यु दंड की सजा सुनाई और पार्टी के संस्थापक सचिन नाथ सन्याल सहित 15 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक और रोशन को 19 दिसंबर 1927 को फांसी की सजा हुई, जबकि राजेंद्र लाहिड़ी को 2 दिन पहले 17 दिसंबर को रहस्यमय तरीके से फांसी दी गई। काकोरी के नायकों की फांसी से देशवासियों के नाम उनकी आखिरी अपील ने सांप्रदायिक हिंसा और सांप्रदायिक संघर्ष के उस दौर में हिंदू मुस्लिम एकता और ब्रिटिश राष्ट्र के खिलाफ संघर्ष का एक मजबूत संदेश दिया। अपने आखिरी संदेश में अशफाकुल्लाह खान ने ये पंक्तियां लिखी जो पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक हैं। वो पंक्तियां थोड़ा सा उसके अंश, गम की कहानी सुनाएं हमें तो अपने सता रहे हैं। गम की कहानी सुनाएं हमें तो अपने सता रहे हैं, हमेशा सुबह और शाम दिल पर सितम के खंजर चल रहे हैं। ना कोई अंग्रेजी, ना कोई जर्मन, ना कोई रूसी, ना कोई तुर्की, मिटाने वाले हैं अपने हिंदी जो आज हमको मिटा रहे हैं। वे दिन रात खंजर से हमारे दिल को छेद रहे हैं। ना अंग्रेज, ना जर्मन, ना रूसी, ना तुर्की, हमारे अपने ही देशवासी हमें नष्ट कर रहे हैं। असहयोग आंदोलन की वापसी हो चुकी है। अकेले उत्तर प्रदेश में दंगों की 88 घटनाएं घटी। हिंदू सांप्रदायिकतावादी बहुत आक्रामक हो गए और उन्होंने 1925 के नगर पालिका चुनाव में धर्मनिरपेक्ष स्वराज पार्टी को हरा दिया। इससे हिंदू और मुसलमानों के बीच तनाव काफी बढ़ गया। इस संदर्भ में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह और अन्य लोगों द्वारा दिए गए बलिदान ने एक बार फिर भारतीयों में सांप्रदायिक सद्भाव और एकजुटता की भावना पैदा की और वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए एकजुट हो गए। उनकी शहादत न केवल सांप्रदायिक ताकतों को अलग थलग किया, बल्कि बाद के वर्षों में भगत सिंह के नेतृत्व में एक बहुत ही प्रभावशाली क्रांतिकारी अभियान का मार्ग भी प्रशस्त किया, जो शायद HSRA के रूप में सामने आया। ठीक है, अब ये प्रासंगिकता के बारे में थोड़ा सा हम एक जनरल, एक सामान्य जानकारी। एक बार फिर समय की मांग है भारत की जनता के बीच HRA की विचारधारा को फैलाया जाए, विशेष रूप से युवाओं के बीच, जो वर्तमान सामाजिक आर्थिक परिदृश्य के कारण बहुत पीड़ित हैं।
बिस्मिल, अशफाकुल्लाह, दुर्गा देवी वोहरा, भगत सिंह जैसे युवाओं के संघर्ष छात्रों और युवाओं के लिए प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत बन सकते हैं, ताकि वे दक्षिणपंथी ताकतों के विषैले प्रचार पर काबू पा सकें और धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता, लैंगिक समानता के पक्ष में खुलकर सामने आ सके। अंत में लेकिन कम महत्वपूर्ण नहीं, जैसा कि आचार्य की घोषणा पत्र में घोषित किया गया कि शाश्वत स्वतंत्रता और सद्भाव तभी संभव है जब मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण ना हो। यही काकोरी के वीरों के प्रति हमारी श्रद्धांजलि होगी। संवाद की श्रृंखला होती है कि तमाम जिज्ञासाएं, तमाम प्रश्न पनपते हैं, जैसा कि आपने फोन करके पूछे इनके बहुत जी, पहले एक सूचना मैं आपको प्रेषित कर दूं कि 14 दिसंबर की शाम के लिए एक आमंत्रण है, जो कि जनवादी लेखक संघ के संरक्षक रहे जयप्रकाश जायसवाल जी की याद में कार्यक्रम शास्त्री भवन में हो रहा है। शाम का कार्यक्रम है 14 दिसंबर के लिए, क्योंकि जो कार्यक्रम की आयोजक हैं स्वयं उनकी पुत्री हैं और जनवादी लेखक संघ में वो जुड़ गई उनके न रहने के बाद, और आज के इस कार्यक्रम में उनकी उपलब्धता है। तो मैं चाहूंगा कार्यक्रम में क्या कुछ है, कौन से गेस्ट आ रहे हैं, वो 2 मिनट के लिए आकर के वो बतावें, उसके बाद हम कार्यक्रम का समापन करेंगे। 14 तारीख की शाम को हम लोगों ने कार्यक्रम तय किया है पापा की याद में, उनकी पुण्यतिथि के अवसर पे, और उसमें कार्यक्रम में जो है पूर्वानंद जी दिल्ली से रहेंगे और कैरवा मैगजीन के एडिटर हरितोष बल वो भी आ रहे हैं। तो आप सब लोगों से आग्रह है कि आप लोग उस कार्यक्रम शास्त्री भवन में 14 तारीख की शाम 14 दिसंबर की शर्मा जी का तो पहले नंबर को ओके। बाकी सूचना भेज दी जाएगी, बाकी कार्ड बनेगा, सूचना आप लोगों को हम भेज देंगे विषय कर वगैरह। देंगे। तो आप सब लोगों की उपस्थिति तो आप लोगों का वो सुन के लगा कि किसी ने बहुत साथ नहीं दिया है इसका, इस एक्शन के बाद बच्चों का। किसी भी उसमें क्रांतिकारियों देखिए, को कोई नहीं, क्रांतिकारियों के कोई भी एक्शन हो तो सामान्य मतलब जन तो कुछ सहयोग कर ही नहीं रहे होते। अभी कानपुर की घटनाएं देखें, हम ही लोग क्रांति कुमार का साथ दे रहे हैं पूरा। हाँ अब हम लोग दे रहे हैं, क्रांति कुमार जी का साथ दे रहे हैं, लेकिन उसी में क्रांति कुमार जी होते तो हो रही थी तो नहीं तब न दे पाए, तब तो सबसे पीछे थे।